नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। क्या है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा नाम है कि मुंह पे कैंसर का शब्द आते ही हर किसी की रूह फना हो जाती है। हर कोई सोचता है कि बस हमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो अब तो हम बचेंगे ही नहीं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल कैंसर वैसे भी लाइलाज बीमारी नहीं रही है। हर तरह का कैंसर आजकल मेडिकल साइंस इतनी इंप्रूव कर गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि हर तरह का कैंसर आजकल ठीक हो जाता है। और उस पर अगर हम महिलाओं के कैंसर की बात करें, सर्विकल कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की, तो उससे तो बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। उसके लिए अपनी गायनी से रेगुलर चेकअप कराएं, पेप टेस्ट कराएं और जितने भी तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब कराएं, तो उससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि डर की वजह से हम लोग चेकअप कराने भी नहीं जाते। हम एक किस्सा यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले जरूर सुनाना चाहेंगे। हमारी एक मित्र भी थी और हमारी संस्था से भी वो जुड़ी हुई थी। हम लोग डॉक्टर जैन ही करवाती थी, इसलिए उनसे तो क्या पूछना। तो क्योंकि वो ही करवाती थी, हम लोग कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाया करते थे। और पूरी दिल्ली में उस वक्त लगभग 50-52 सेंटर्स पे हमारे ये कैंप्स लगा करते थे। और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, हफ्ता हफ्ता भर चला करते थे और डॉक्टर्स इसमें फ्री अपनी सेवाएं देते थे और जितने भी टेस्ट होते हैं उन पे सब्सिडी होती थी। और जो गरीब तबके की महिलाएं होती थी उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री होता था। इस तरह से हम लोगों का ये चलता था। तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि जितने भी हमारी संस्था के लोग हैं वो सबके सब तो कम से कम अपना टेस्ट कराएं ही। तो एक लेडी ऐसी थी, वो औरों को तो लाती थी लेकिन खुद उन्होंने कभी अपना चेकअप नहीं कराया। आखिर हमारा उनको पूछते तो वो यही बोलती कि अरे नहीं, अगर कुछ निकल आया तो क्या होगा। हम उनको बोलते, देखिए वक्त से पता लग जाएगा तो इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर बात हाथ से निकल गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो डर के मारे उन्होंने अपना चेकअप कभी कराया नहीं। हम लोगों का कैंप लगा है मार्च में। एक हफ्ते का कैंप हम लोगों का खत्म हुआ और उसके करीब 1-1.5 महीने बाद पता चला कि उनकी तो हालत बहुत खराब है और उनको तो काफी एडवांस स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो लगभग हमारे ख्याल से साल सवा साल वो जूझी हैं उस चीज से और उसके बाद वो एक्सपायर। तो हमारा इस बात को बताने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो वक्त रहते हमें अपने टेस्ट कराने चाहिए। जो भी डॉक्टर्स बताते हैं इससे रिलेटेड, हम मेडिकल के नहीं है इसलिए हम वो टेस्ट नहीं बता सकते, वो तो डॉक्टर्स बता सकते हैं। दूसरे, जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर तरीके से कराएं, वक्त पे कराएं। जो एक एज लिमिट बताई जाती है वैक्सीनेशन के लिए वो कराएं। तो अभी एक कोई नई वैक्सीन आ रही है या आने वाली है, ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम आज ये विशेष रूप से कि आज का प्रोग्राम रखा है, चर्चा रखी है। तो इसमें हमारे साथ डॉक्टर अचला बत्रा और डॉक्टर दीपा गुप्ता जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले लीना, आप इन लोगों का परिचय दें और प्रोग्राम इसको शुरू करें। जी बिल्कुल। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत की ओर नित नए कदम बढ़ा रहा है। इसी श्रृंखला में मील का पत्थर होने जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सर्विकल कैंसर की वैक्सीन सर्वावैक, जिसका निर्माण पूरी तरह भारत में हुआ है। सर्वावैक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अफोर्डेबल है। इसका दाम करीब 200 से 400 के बीच रखा जाएगा। इससे पहले जो वैक्सीन भारत में अवेलेबल थी वो करीब 2500 से 4000 के बीच थी और उनके 2 या 3 शॉट्स लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से इसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जब से यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वैक्सीन की घोषणा की है, तब से चारों ओर इसी वैक्सीन के बारे में चर्चा है। सभी इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और
इस वैक्सीन के लिए सबसे पहले मैं हमारे देश के सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को उनके अथक प्रयासों के लिए वाव इंडिया और अपनी तरफ से सलाम करती हूँ, और आप सभी मेहमानों का जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आज सर्विकल कैंसर पर बात करने के लिए हमारी खास मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर अचला बत्रा और डॉक्टर दीपा गुप्ता। हम उनसे बातचीत करें उससे पहले एक और खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, और वो है वाव इंडिया की संस्थापक, दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सेक्रेटरी और भारत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शारदा जैन। डॉक्टर शारदा जैन सर्विकल कैंसर के खिलाफ लगातार लड़ती जा रही हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर पूर्णिमा ने भी बताया कि काफी कैंप्स और ये सब लगाती आ रही हैं। तो डॉक्टर जैन, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वैक्सीन के आने से आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आएगा और कितनी पॉजिटिव है आप इस वैक्सीन के बारे में? स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया कुछ बोलने के लिए, और मैं आभारी हूँ वाव इंडिया की भी कि पिछले 25 सालों से हमारे को इनका दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम को वाव इंडिया का पूरा सहयोग मिला है, और जो 100 सोसाइटी ट्रांस यमुना एरिया में है, और इसमें इनिशियल 15 इयर्स तो बहुत बड़ा उत्साह मिला था देखने के लिए, जो कि मार्च में हम एक हफ्ते का कैंप लगाते थे, और लगता है धीरे 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 वो उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है। पर जब भी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कैंसर के बारे में जब भी हम कहते हैं कि आप अपनी जांच के लिए आगे आइए, तो शुरू में तो जो कार्यकर्ता थे वो लोग बहुत संख्या में लोगों को लेकर आते थे, पर जैसे मैडम ने अभी बताया है, एक बहुत ही अग्रणी कार्यकर्ता थी जो कि लाती थी, पर उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया। और मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि उनको एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर है, एंड दिस वाज डायग्नोज्ड बाय मी, एंड इट वाज वेरी सैड। जैसे आपने अभी कहा कि कैंसर सर्विक्स, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में तो खत्म नहीं होगा, पर क्योंकि ये वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन खाली अगर जो आईसीएमआर की स्टडी हुई है, उन्होंने कहा खाली अगर आप वैक्सीन दे दें किसी भी पॉपुलेशन में, तो 50% सर्वाइकल कैंसर का लोड खत्म हो जाएगा। ये और कहीं की स्टडी नहीं है, हिंदुस्तान की स्टडी है कि खाली आप वैक्सीनेशन दे दें तो आपका 50% लोड कम हो जाएगा। और अब क्योंकि वैक्सीन यहाँ पर आ गई है, तो WHO ने कहा है 90% को हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए, 70% को स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और 90% लोगों में जहां की प्री कैंसरस लीजन आया है वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करें, सो ये 100% जो है ये बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये बीमारी, जैसे आप सभी कहते हैं कि इसका 100% ये प्रिवेंटेबल है। और जब ये वैक्सीन जो 1000 रुपए 4000 रुपए की एक वैक्सीन मिलती है, अगर ये 200 और 400 रुपए में मिल जाएगी, तो ये हम लोग के लिए, सभी के लिए बहुत ही सुंदर मौका मिला है कि एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये हम इसको कर सके। मैं ये क्यों कहती हूँ, वैक्सीनेशन जो है, आपने जैसे देखा कि बहुत लोग जो मिडिल क्लास और अपर क्लास में है, वो तो वैक्सीनेशन वाव इंडिया के माध्यम से सभी लोगों ने लगवाई लिया है, पर जो गरीब तबका है उसके लिए आपने जैसे देखा कि ममता ठाकुर और बहुत सारे वो दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम के लोग बसें भर भर के भी लेते जाते रहे, पर ये कब तक पॉसिबल है? जब तक कि स्कूल में ये वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। अदर डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग आए, ये 3 हफ्ते पहले की बात है, वो अपना अटैची पे बिल्कुल अपना कि हम लोग तैयार हैं, तो वो वैक्सीनेशन देने के लिए तैयार है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि स्कूल के जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, इसमें बच्चियों का जो कि 15 साल तक की लड़कियां हैं, उनको वैक्सीनेशन सरकार दे देगी। अब जो रह गया है और महिलाओं को वैक्सीनेशन देना है, मैं सोचती हूँ कि वाव इंडिया और इस तरह से आपके सिस्टर और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉरवर्ड आएंगे, तो अगर किसी भी सोसाइटी के गेट में लिखा जाए कि आप अपनी
घर की महिला को ये वैक्सीन, ये 200 रुपए का या 400 रुपए का वैक्सीनेशन है, आराम से करा लेंगे। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा बहुत लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में आकर पैसे खर्च करके किया। तो मेरे आई एम एक्साइटेड अबाउट इट कि सुनने में आया है कि शुरू वाला जो मनी में वैक्सीनेशन आएगा वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा और जनवरी और फरवरी में आम आदमी के पास ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा। So with all this, I feel I'm very sure about it. सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत एक रियलिटी हो जाएगा और उसमें सभी का सहयोग है। खाली डॉक्टर और नर्सों से इसका काम नहीं चलेगा, आप सभी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर की जहां बात आती है तो बात बिल्कुल क्लियर है। अगर मुझको डायग्नोज होता तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो कैंसर, तो मैं तो मरी जाऊंगी। फैमिली सोचती है इसके ऊपर क्या खर्च करना, ये तो कैंसर की बीमारी है, तो फैमिली भी आगे नहीं आती काम खर्च करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि समाज में और परिवार का सहयोग तो बहुत ही जरूरी है, और इसके उन्मूलन में अगर परिवार का सहयोग रहेगा, आप जैसी संस्थाओं का सहयोग रहेगा, तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनना पसंद करूंगी अचला बत्रा को और डॉक्टर दीपा को कि उनका क्या कहना है। जी, स्वागत है डॉक्टर अचला और डॉक्टर दीपा आप दोनों का। और डॉक्टर अचला बत्रा ठीक, एक मिनट, हम सबको म्यूट कर रहे हैं और उसके बाद जो लोग बोलेंगे वो अनम्यूट कर लें खुद को। जी लीना, अनम्यूट कीजिए आप। Thank you so much. Dr. Achla Batra, consultant obstetrics and gynecology, माता गुजरी हॉस्पिटल दिल्ली की हैं। ये एक्स प्रोफेसर VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल की हैं। इसके साथ साथ ये नार्ची, AOGD और भी बहुत सारी कमिटीज से जुड़ी रही है। और डॉक्टर दीपा गुप्ता मेंबर ऑफ MTP कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली रही हैं। तो डॉक्टर अचला और डॉक्टर दीपा, द फ्लोर इज ऑल योर्स। बहुत कुछ जानना है, सब कुछ जानना है, किस किस को दे सकते हैं ये वैक्सीन, कौन कौन लगवा सकता है, पहले की वैक्सीन और अब जो नई वैक्सीन आई है उसमें क्या डिफरेंस है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं मोनोगैमस हूं तो मुझे इस वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो अब आपसे हम ये सब जानना चाहते हैं। और एक चीज ये भी जानना चाहेंगे सबसे पहले कि लोगों को ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या और इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, ये भी सबसे पहले बताना, और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी बताना सबसे पहले बहुत जरूरी है। डॉक्टर जी धन्यवाद लीना जी, पूर्णिमा जी एंड मैडम डॉक्टर शारदा जी। मैं वॉव से जुड़ी हूँ और ये कैन आई शेयर माय स्लाइड्स की डिसेबल किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल, एक मिनट हम अभी उसको वो कर देते हैं शेयर। थोड़ा सा विजुअल आता है ना तो लोग थोड़ा सा जुड़े रहते हैं फिर उससे, मल्टीपल क्लैरिटी भी आती है। आप देखिए, शेयर कीजिए, हमने किया है उसको, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर कर दिया है उसको। ठीक है, ठीक है जी जी, आ गया। कुछ गलत आ रहा है, मैं देखती हूँ, ये चाह रही हूँ। ठीक है, कैन यू सी माय स्लाइड्स? एब्सोल्युटली जी, ठीक है। सो जैसा कि आपने पहले ही बहुत अच्छे से भूमिका बांध दी है कि सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है और इसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन भी है और हमें पता भी है ये क्यों होता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कितना है। अगर हम महिलाओं के कैंसर में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर की बारी आती है। और
इसकी वजह से कितनी सारी महिलाओं की मृत्यु होती है। आप देख रहे हो कि इस चार्ट में ये जो पर्पल कलर है कितना प्रोमिनेंट है। 20% ऑफ द डेथ्स जो कि है वो सर्वाइकल कैंसर से हैं, अगर सारी कैंसर की डेथ देखी जाए। हर साल 1,22,844 औरतों को सर्वाइकल कैंसर होता है। और हमारी कंट्री में जो सर्वाइकल कैंसर की डेथ है वो संसार में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 67,447 भारतीय, ये डेटा भी पुराना है थोड़ा सा, पर अप्रोक्सीमेटली ऐसे अभी कुछ 54 है। और हर 8 मिनट में अगर कैंसर की जो मौत होती है उसमें से एक सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या, क्यों होता है। तो दीपा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताइए सबको कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मैं अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर शारदा जैन मैम, लीना जी और पूर्णिमा जी को, और सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में सबसे सेकंड नंबर पे अधिक कैंसर है औरतों में, और इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, आपको सबको पता बच्चेदानी होती है जिसको यूट्रस बोला जाता है, उसका मुंह जिसको सर्विक्स या ग्रीवा बोला जाता है, उसमें अगर एबनॉर्मल सेल्स कुछ बढ़ जाती हैं तो उसको कैंसर कहा जाता है, या उसकी गांठ को कैंसर कहा जाता है। और देखिए, जब एक लेडी सेक्सुअली एक्टिव होती है तो जब सेक्स होता है तो सबसे पहले ये जो ग्रीवा है ये पोर्शन एक्सपोज्ड होता है सीमेन से, और सीमेन में एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। तो वो अपने पूरे करियर में, सेक्सुअल लाइफ में वो इससे हर वक्त एक्सपोज्ड रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को कैंसर होगा। वो एचपीवी की वैक्सीन, एचपीवी का जैसे वायरस उसके अंदर आया तो 50% औरतों में तो वो कुछ भी करे बिना ही ऐसे ही चला जाता है। लेकिन अगर वो कभी परसिस्ट करता है तो वो कभी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, कोई सिम्टम नहीं आता है और वो ऐसे ही चला जाता है, या कभी कभी वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या किया जाए और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं जिनसे हम बच के इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैम की स्लाइड्स में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एचपीवी वायरस से अगर एक्सपोजर को बचाना है तो कैसे हम, एक तो सेफ सेक्स, कि औरतें जब संबंध बनाएं या सेक्स करें तो वो कॉन्डोम यूज करें। तो कॉन्डोम जो है, सबको पता है कि कॉन्डोम एक प्रेगनेंसी से बचाता है। कॉन्डोम हमें सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं बचाता एक औरत को, वो किसी भी तरह के इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी से भी बचाता है। तो सेक्स के टाइम कॉन्डोम यूज करना चाहिए। आपके मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, या आप ऐसे पार्टनर आपका ना हो जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हो, मतलब जिसका संबंध कई औरतों के साथ हो, उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। एक होता है एड्स, आपने सुना होगा, HIV वायरस। तो अगर उससे भी ग्रसित है वो औरत तो उसकी इम्यूनिटी कम है, तो अगर उसकी इम्यूनिटी कम है तो वो बहुत जल्दी इस वायरस को, वो वायरस उसकी शरीर में या ग्रीवा में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। कोई स्मोकिंग करता है, अच्छा कोई जिसको छोटी मोटी इन्फेक्शंस होती है, जैसे आपने सुना होगा सफेद पानी जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना, स्क्रीनिंग करना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें जो वार्निंग साइन है और यही आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें बहुत टाइम से अपनी जांच कराना चाहिए। थैंक यू दीपा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये क्यों होता है। तो हमने, साइंस ने इतने एडवांसमेंट कर लिया, नहीं तो कभी भी हमें बहुत ही कम ऐसे कैंसर हैं जिनके बारे में ये पता है कि क्यों होता है। जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर से पूछता है मुझे क्यों हुआ कैंसर, कहते हैं आपकी जेनेटिक्स में होगा, कुछ होगा, पर ये कैंसर है जिसका हमें पता है ये एक इन्फेक्शन से हो रहा है। तो जो चीज एक इन्फेक्शन से हो रही है, जैसा आपने बताया हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको अवॉइड करेंगे तो कैंसर से हम बच सकते हैं। और सारे हाई रिस्क फैक्टर आपने बहुत अच्छे से बता दिए। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि डॉक्टर अचला, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया है गलती से। तो मैंने जो सब बोला कुछ नहीं सुना। नहीं, सिर्फ एक लाइन रह गई है। अच्छा, ओके। तो
जैसा कि दीपा ने रिस्क फैक्टर बताए, एक और रिस्क फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स और यंग गर्ल्स को पता होना चाहिए, कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर। एक तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया ही है कि शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पर जल्दी शादी ना करने का तो बहुत और रीजन है कि बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है, बट ये भी एक रीजन है कि अगर जल्दी शादी होगी, जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी इनिशिएट होगी, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और जैसा हम आजकल का माहौल देख रहे हैं, तो सेक्सुअल एक्टिविटी को एक बहुत कैजुअल तरीके से लिया जाता है और शादी की इसकी जरूरत नहीं समझी जाती। तो ये बताना बहुत जरूरी है एडोलेसेंट गर्ल्स को और यंग गर्ल्स को कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एक रिस्क फैक्टर है। जब मल्टीपल बहुत ज्यादा डिलीवरीज भी होती है, व्हेन योर सर्विक्स इज इंजर्ड a lot of times, तो एक जो इंजर्ड ऑर्गन होता है वो इन्फेक्शन को बहुत प्रोन होता है। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से भी बाकी के अलावा ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो जब होता है किसी को, अब हम तो चाहते हैं कि हो ही ना, पर किसी को हो या अर्ली स्टेज में हो, तो उसकी क्या इसका वो चला गया मेरा आगे जाने का, तो उसकी क्या लक्षण होते हैं? वो तो आपका स्क्रीन शेयर हमने किया हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर तो हो गया, पर वो स्टॉप हो गया अब ना, पता नहीं, फिर से कर देती हूँ, कोई बात नहीं। हो गया। इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला, कई बार जैसे दीपा ने बताया कि सिर्फ डिस्चार्ज ही हो सकता है। तो अगर डिस्चार्ज होता है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। एक तो ये डिस्चार्ज हो सकता है इन्फेक्शन से हो और वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, डिस्चार्ज एक रिस्क फैक्टर भी है, तो जिसको आप जल्दी इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज है, अब जल्दी ठीक करोगे तो आप रिस्क फैक्टर से बचोगे। दूसरा होता है संभोग के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग होना, तो वो भी अगर कोई आपकी बच्चेदानी के मुंह पे कोई छोटा सा घाव कैंसर की वजह से है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। पर ये नहीं आप सोचिए कि अगर आपको ब्लीडिंग होती है संभोग के बाद तो वो कैंसर ही है। ये सिर्फ निशानियां हैं जिससे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि अगर वो कैंसर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है, कोई इन्फेक्शन तो है जो आपका ट्रीट हो जाएगा। तो लक्षण तो उसके यही होंगे कि आपको या तो डिस्चार्ज होगा या संभोग के बाद ब्लीडिंग होगी या बहुत ब्लीडिंग होगी जब लेट स्टेजेस में होता है। तो हमें एक्चुअली इन लक्षणों की वेट करने के अलावा, जब हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, ये एक इन्फेक्शन है। और दूसरी खास बात सर्वाइकल कैंसर की ये है कि जब, जैसा दीपा ने बताया कि ये एचपीवी से होता है, पर एचपीवी इन्फेक्शन होने के बाद बहुत लंबा टाइम है, 10 से 20 साल जब ये कैंसर बनेगा। तो हमारे पास 10 से 20 साल का समय है, अगर हम चेक करते रहें और ये देखें कि क्या हमारे अंदर एचपीवी इन्फेक्शन है या नहीं, या इसकी वजह से वो, दीपा ने ये भी बताया कि एचपीवी इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। ये भी गलतफहमी आपके दिमाग से निकाली, इस वजह से घबरा मत जाइए कभी आप एचपीवी टेस्ट कराएं और सोचिए पॉजिटिव है तो मुझे कैंसर है। नहीं, तो एचपीवी इन्फेक्शन होता भी है, चला भी जाता है, पर अगर वो नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक आपकी बॉडी में रहेगा, तो वो कैंसर बन सकता है। पर दूसरी अच्छी बात सर्वाइकल कैंसर की ये है कि कैंसर बनने से पहले वो अपने कुछ छोटी छोटी चीजें, जिनको हम बोलते हैं प्री कैंसर या कैंसर से पहले के जख्म, वो बनाता है। और उन जख्मों को आप डॉक्टर को दिखाने के बाद पहचान सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो कैंसर बनेगा नहीं। पर ये देखिए कि आपके पास ऐसा एक तरीका है कि आपके पास प्री कैंसरस, कैंसर बनने जो बन सकता है उसको आप पहचान सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं, ताकि वो कैंसर बनेगा नहीं। इससे ज्यादा और अच्छी चीज विज्ञान की क्या हो सकती है कि आप एक कैंसर को बचा सकते हैं, ये भी होने के बाद कि इससे हो सकता है फिर भी। तो इसके लिए दीपा, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं? क्या जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं कि ये कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? जैसे कि मैम आपने बताया कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम दिखता है तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन में आपको डॉक्टर के पास वैसे ही जाना है कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराने डॉक्टर के पास जा रही है।
तो जो भी लेडी जो सेक्सुअली एक्टिव है उसको अपना स्क्रीनिंग कराना जरूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाएगी और डॉक्टर अपना अंदर से उनको एग्जामिन करेंगे, जिसे हमें नॉर्मल गायनेक एग्जामिनेशन कहते हैं। तो उसमें वो दो तरीके से होता है कि या तो डॉक्टर देखें कि उसको देखें और फिर उसको उसी हिसाब से कि उनको क्या लग रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे, या दूसरा होता है एक पैप टेस्ट किया जाता है जिसको पैप स्मेयर भी कहा जाता है। और स्क्रीनिंग में तो जैसे हो गया कि आपने देखा और देख के आपको जो भी इंफेक्शन लगी या आपको कुछ डाउट हुआ तो आप उसी हिसाब से आगे उसके लिए टेस्ट फर्दर जा सकती हैं। अगर कोई भी सुविधा नहीं है उस डॉक्टर के पास या आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं है। दूसरा होता है पैप स्क्रीनिंग। पैप स्क्रीनिंग होता है कि आपको रेगुलरली बच्चेदानी के मुंह से पानी टेस्ट के लिए, जिसमें कि कुछ सेल्स होती हैं सर्वाइकल सेल्स, उसकी जांच की जाती है। तो आपको हर 3 साल में, मतलब आप ये ना सोचिए कि मेरे को तो 40 साल की 50 साल की उम्र में स्क्रीनिंग करनी है, नहीं, आप 20 साल 21 साल की उम्र में भी ये स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे पैप टेस्ट कराना है हर 3 साल में। और अगर पैप्स के साथ एचपीवी टेस्ट कराते हैं तो उसको हर 5 साल में कराया जा सकता है। और इसमें आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं तो अनमैरिड लड़की हूँ या मैं तो ज्यादा सेक्स नहीं करती हूँ, कभी कभार सेक्स करती हूँ तो मेरे को ये नहीं करना है। स्क्रीनिंग मतलब ही यही होता है कि डॉक्टर रेगुलर आपकी जांच करते रहे और अकॉर्डिंगली ही अगर कुछ भी उनको ऐसा कोई भी डाउट वाली चीज लगती है तो फर्दर उसको इन्वेस्टिगेशंस पे ही जाया जा सकती है। और दूसरी चीज आ जाती है वैक्सीनेशन। उसके बारे में तो अर्चना मैम आपको आगे बताएंगी, बट वैक्सीनेशन भी प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा अहम रोल है उसका। तो जैसा कि दीपा ने बताया कि आप स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं। स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है? स्क्रीनिंग की डेफिनेशन होती है कि किसी बीमारी होने से पहले पकड़ना ताकि उसका इलाज हो सके, तभी हम स्क्रीनिंग करते हैं। और पैप स्मीयर आप देख सकते हैं, जिसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे गायनी एग्जामिनेशन होती है उसी समय डॉक्टर एक छोटी सी लकड़ी से आपके बच्चेदानी के मुंह से या तो पैप के लिए ले लेते हैं या फिर एचपीवी के लिए। एचपीवी जैसे कि बता चुके हैं कि कुछ तरह के एचपीवी होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं, इसलिए जब आप एचपीवी टेस्टिंग कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट आ सकती है कि एचपीवी सीन। तो जब तक उसमें ये ना लिखा हो कि हाई रिस्क एचपीवी सीन तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन तो 30 साल की उम्र तक तो 90% लोगों को आएगा कि एचपीवी इन्फेक्शन है। तो एचपीवी का ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर वाला एचपीवी है, तो उसका फर्दर टेस्ट। अच्छा, इसको फुल स्क्रीन कर दो। तो आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जा रहा है, बहुत आसान तरीके से। और दीपा ने ये भी बताया कि अगर आपकी कैसी छोटी जगह में है जहाँ पे पैप स्मीयर की सुविधा नहीं है, जैसे मैं अब जिस जगह पे हूँ वहाँ पे पैप स्मीयर की सुविधा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स के लिए भी है कि जैसे हम पैप स्मीयर ले रहे हैं उसी तरह से देख के, ये कॉटन के लकड़ी के ऊपर कॉटन लगा के एक सिरका या एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं 5 से 3% बना के हम बच्चेदानी के मुंह पे लगा के देख सकते हैं कि कुछ अबनॉर्मल एरिया तो नहीं है। एटलीस्ट किसी तरह की स्क्रीनिंग तो हम कर पाएंगे। तो लोगों के लिए तो ये है कि उन्हें जाना चाहिए और ये नहीं सोच के जाना कि मैं तो पैप स्मीयर अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ नहीं होता तो ये टेस्ट भी हो सकता है। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है करवाने, क्योंकि हम इनको जल्दी पकड़ सकते हैं। और तीसरा तो है एचपीवी जांच, जो कि पैप टेस्ट की तरह ही ली जाती है और उससे हम ये टेस्ट करते हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन है या नहीं। और दोबारा कहना चाहूंगी कि सिर्फ एचपीवी इन्फेक्शन होने का ये मतलब नहीं है कि आपको प्री कैंसरस वो है। अगर आपको हाई रिस्क वाला एचपीवी है तब भी ये जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर होगा या बनेगा। बस ये आपको एक चेतावनी देता है, एक घंटी बजाता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाते रहना है, पता करते रहना है मेरा इन्फेक्शन गया कि नहीं गया। ये नहीं कि एक बार चले गए तो खत्म। तो ये सब चीजें आपको समझनी है जिससे कि आप सर्वाइकल कैंसर से, और अगर कैंसर हो जाए तो इलाज भी हो जाता है। ये नहीं कि अर्ली स्टेज में नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत सुविधाएं हैं। तो ये नहीं सोचो कि अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। और प्री कैंसरस केज का तो हमने बताया ही है कि प्री कैंसरस में अगर हम पकड़ लेंगे पैप स्मीयर से
तो हम उसको उतनी थोड़ी सी जगह, जिस जगह में इन्फेक्शन है उसको हम निकाल सकते हैं। ये कैसे करते हैं कि आपने पैप स्मीयर कराया, उसमें आया कि आपको शायद हो सकता है कि प्री कैंसरस है, तो आपकी छोटी सी बायोप्सी की जाती है। और कैसे की जाती है बायोप्सी? एक मशीन होती है जिसको मैग्नीफाइंग है वो, और कुछ भी नहीं है वो। अगर आपको माइक्रोस्कोप पता है या मैग्नीफाइंग ग्लास पता है तो वो 40 टाइम तक मैग्नीफाई कर सकती है, ताकि आपको दिख जाएगा किस जगह से बायोप्सी लेनी है। वहां से बायोप्सी लेके और आपको पता चल जाएगा कि प्री कैंसरस है, तो जिस जगह पे प्री कैंसरस लीजन है उसको स्टेन कर लेते हैं और निकाल देते हैं, ठीक हो गए। तो बहुत आसान है, पर ये है कि अपनी सेहत के लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ता है। जैसे बैंक में आप पैसे डालते हो, जितने पैसे डालते हो फिर ब्याज भी मिलता है। अपनी सेहत के लिए आप जितना करोगे आपको उससे ज्यादा फायदा मिला है। तो हम कैसे रोक सकते हैं? शिक्षा से। शिक्षा क्या? जो रिस्क फैक्टर है उनको अवॉइड करो, दूसरा स्क्रीनिंग, और तीसरा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन, अभी हम सब ने बात की कि वैक्सीनेशन ये नई चीज नहीं है, वैक्सीनेशन काफी सालों से है, पर वो बाहर की वैक्सीन थी। तो बाहर की वैक्सीन इतनी महंगी थी कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था जो लोअर मिडिल क्लास में है, क्योंकि 3,000 रुपए की एक वैक्सीन आएगी, कम से कम 2 लगानी पड़ेगी छोटी लड़कियों को, और बड़ों को 3 लगानी पड़ेगी। तो किसी के लिए भी 10-12 हजार रुपए, जिसके बारे में उनको खास पता नहीं कि कुछ इफेक्ट तो दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी लोगों को जागृति नहीं है। कि जैसे पोलियो के बारे में सबको पता है, बच्चों की वैक्सीनेशन सब कराते हैं, पर वो इसलिए भी कराते हैं सब फ्री है। तो हम सब चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैडम जैन भी कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को कह रहे थे कि सबको दें, पर भगवान की कृपा से और साइंटिस्ट की कृपा से अब हमारी इंडियन वैक्सीन बन गई है, जो कि बहुत सस्ती है, 200 या 300 के बीच में आएगी, और गवर्नमेंट भी शायद अपनी तरफ से प्रोग्राम में डाल देगी। तो अब मैं आपको बताना चाहेगी कि वैक्सीन किसको लगानी है। तो ऑप्टिमम उसके लिए है कि वैक्सीन लगनी चाहिए आपकी बच्चियों को 9 से 15 साल तक, 2 डोज, एक आज लगाई तो एक 6 महीने के। तो ये नहीं कि 6 महीने बीत गए तो अब आपको दोबारा सब लगाना है, जब भी फिर याद आए। पर बेस्ट रहेगा, जैसे हर वैक्सीन का होता है, 0 और 6। 9 से पहले भी नहीं लगानी, क्योंकि देखा गया कि 9 से पहले लगाने से भी ऑप्टिमम इफेक्ट नहीं आता है। चलो भाई, हमें तो आज पता चला, मेरी लड़की तो 17 साल की, अब क्या करें? तो कोई घबराने की बात नहीं, अब 2 नहीं, अब 3 लगा लीजिए, तो भी उसका उतना ही इफेक्ट होगा, 100% इफेक्ट। हम कहते हैं कि 15 से 25 तक 3, अब हम 25 से ऊपर हो गए, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, आप फिर भी लगवाइए, 88% इफेक्टिविटी तो होगी ही। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? हमने नहीं देखे। जब इनिशियली वैक्सीन आई थी तो कुछ आता, कोई बेहोश हो गया। जब भी कई लोग होते हैं जो टीका लगते ही उनको घबराहट हो जाते हैं, वैक्सीन का इफेक्ट नहीं था। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारी बाजू में लग जाती है, छोटी सी वैक्सीन है, और 2 डोज अगर 9 से 15 के बीच में लगाएंगे, 15 से 25 में 3 डोज। अगर बाई चांस किसी को HIV है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऐसी कोई बीमारी है, उनको भी 3 डोज है। और 25 के बाद भी। पर क्या वैक्सीन लगाने के बाद, दीपा आप बताना चाहेंगी कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद हमारी स्क्रीनिंग अब हमें नहीं करनी? हमने तो वैक्सीन लगा ली। नहीं, हमें मैम वैक्सीन लगाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं रोकनी है हमको। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करो, वैक्सीन लगाने से पहले स्क्रीनिंग कर दो हमारी, और अगर नेगेटिव है तो लगा दो आप, ठीक है। लेकिन उनको ये भी बहुत जरूरी है जानना कि आपको इसके बावजूद भी रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। देखिए, ऑलमोस्ट हम 100% लेके चल रहे हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन एक डॉक्टर के पास अगर आप स्क्रीनिंग कराने जाते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, स्क्रीनिंग मतलब 3 साल में एक स्क्रीनिंग करनी है, तो 3 साल में अगर हमने रेगुलर जाके डॉक्टर को चेकअप करा लिया तो उसमेन फायदा ही है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। और एक सिंपल सा टेस्ट होता है, अगर आपको पैप टेस्ट नहीं भी कराना है तो डॉक्टर कम से कम CN विलाय होता है, जैसे नीचे से देख लिया, जांच कर ली, वो भी बहुत है। नहीं तो आप पैप टेस्ट या 5 साल में HPV के साथ भी टेस्ट कराते रहिए। और ये टेस्ट आप रेगुलर स्क्रीनिंग आप 65 की एज तक भी करा सकती हैं। और मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि मेरी वैक्सीन हो गई और मैं बिंदास हो गई, मुझे कुछ नहीं करना। देखिए, अपना ख्याल रखेंगे
जैसे मैडम ने बोला है कि अपना ख्याल रखने के लिए हमें एफर्ट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्रिवेंशन पे तो जरूर ही जाना चाहिए, और रेगुलर स्क्रीनिंग फिर भी हमें करानी है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो वैक्सीन है, जो सबसे 80 to 90% ऑफ जो कैंसर होते हैं वो एचपीवी की कई सब टाइप्स होते हैं, 16 और 18 टाइप से ही होते हैं, पर कुछ परसेंट 5, 1, 2 बहुत सारे और भी हैं 30-40 तरह के एचपीवी जो कर सकते हैं, जो बहुत रेयरली करते हैं। तो आप ये सोचें कि चलो हमने तो कहा था, डॉक्टर ने कहा 100% प्रिवेंशन, बट हमने ये बोला कि 16 और 18 के लिए दूसरे भी तो हैं, बैठे हैं, हाथ लगा के बैठे हैं कि चलो वो चले गए अब हम आते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना स्क्रीनिंग नहीं रोकना। दूसरा, कई लोग पूछते हैं मुझे तो हो गया कैंसर, मैंने तो कैंसर नहीं हुआ, मुझे प्री कैंसरस लीजन हुआ, मैंने तो अब वो निकलवा लिया, तो अब तो मुझे नहीं होगा दोबारा, मेरा तो निकल गया 16-18 से तो निकल गया, तो मैं क्यों वैक्सीनेशन लगाऊं, मुझे तो हो गया। वही सेम बात कि आपको हुआ प्री कैंसरस लीजन 16-18 से हुआ, तो बाकी तो बचे हैं ना। तो अगर आप चाहें तो आप तब भी वैक्सीन लगा सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको नहीं लगाने, और अब तो इतनी सस्ती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए वैक्सीन तो लगाना। जैसे आप लोग टेटनस तो लगवाते ही रहते हैं ना, चोट लगी टेटनस लगवा लिया, जरूरत नहीं होती उस समय, जब चोट लगे उस समय जरूरत नहीं होती, वैसे ही 5 साल में लगवा लेना चाहिए, पर हमें बहुत जानकारी है कि चोट लगी टेटनस लगवा लिया। तो ये भी एक वैक्सीन है कि आपको हो गया तो कुछ नहीं, दूसरा हो सकता है, आपको फिर भी वैक्सीन लगवानी है। तो वैक्सीन अब तो इतनी सस्ती हो गई है, इतनी अफोर्डेबल हो गई है कि हम सबको एक लोगों में जागृति करनी है कि चलो अपनी बेटियों को लगाओ, खुद को लगाओ, खुद का पैप टेस्ट कराओ। और दूसरा ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, जैसा कि दीपा ने बताया कि हम एचपीवी से भी कर सकते हैं, पैप से भी कर सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि 30 साल की उम्र से पहले कभी एचपीवी की स्क्रीनिंग मत कराइए, क्योंकि आपका एचपीवी पॉजिटिव ही आएगा और आप घबरा जाएंगे, क्योंकि 30 साल तक बहुत ज्यादा प्रेवलेंस रहता है एचपीवी इन्फेक्शन का। इसीलिए सब गाइडलाइंस यही कहती हैं कि उससे पहले आप पैप कराओ, 30 के बाद या एचपीवी पैप या दोनों कंबाइंड स्क्रीनिंग आप दोनों करा सकते हैं। तो आई होप कि हमारा ये सब बताने के बाद ये इतना कॉमन है, इतना इजीली प्रिवेंटेबल है, वी हैव ए वैक्सीन फॉर इट, सब जागरूक होंगे और कल ही जाके अपना चेकअप कराएंगे, पैप टेस्ट कराएंगे या वाया कराएंगे और वैक्सीनेशन लेंगे। मैम एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। हाँ दीपा बताओ। जैसे ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे वैक्सीन कराई, आपने पहली डोज दी और आपको प्रेगनेंसी हो गई, या आपने सेकंड डोज ले ली और आपको प्रेगनेंसी हो गई, तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि अरे आप कैसे करें। देखिए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हमें प्रेगनेंसी में तो नहीं देनी है, तो आप जैसे आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है, बेबी हो जाता है, उसके बाद आप अपनी जो रिमेनिंग डोज है वो कोर्स पूरा कर सकते हैं। देखिए, आपने एक बार कोर्स शुरू किया है तो आपको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है कि आपका 3 की वैक्सीन की जो डोज है वो पूरी जाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तो आपने एक वैक्सीन के बारे में बात बताई, कैंसर के बारे में बात बताई। अब यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में अभी भी कोई शंका है, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, डॉक्टर जैन से भी कल बात हो रही थी, लीना से भी कल बात हो रही थी कि आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप एक ऐसा मैटर बना करके दें कि जिसको हम बैनर की शक्ल में बना के अवेयरनेस के लिए सोसाइटीज में उसको लगाएं, लोगों को पता चले कि इस तरह की कोई चीज है, इस तरह से हमें स्क्रीनिंग करानी है, इस तरह से हमें इतने अंतराल पर अपना जो है टेस्ट कराना है, पेप टेस्ट कराना है, जो भी है, और हमें ये वैक्सीन कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकती है, कहाँ कहाँ हम लगवा सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पर, जैसे अभी एक ऋतु भार्गव हमारी बैठी हुई है, ये खुद कैंसर से ये बच करके आई हैं और बहुत इनके सीवियर कंडीशन थी। तो इस तरह के जो हमारे मेंबर्स हैं, वो इस काम में अगर इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ें तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अपनी अपनी सोसाइटीज पर, आसपास की सोसाइटीज पर उस चीज को लगाएं। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं कहती हूँ कि जब अभी जो हमें पता चला है कि ये जनवरी फरवरी से पहले मार्केट में नहीं आएगी आम पब्लिक के लिए,
जब ये अच्छा। मार्केट में आ जाए, हमें को कॉस्ट पता चल जाए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी, उस टाइम आपका अभियान चलेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस टाइम हम सोसाइटी के बाहर लगाएंगे और सोसाइटी के गेट में लगाएंगे, आते जाते सब लोग देखेंगे। तो ये एक जी। ऐसा मनी नहीं है कि जो लिया ना जा सके। और हम लोगों ने देखा है कि वाव इंडिया और हम लोग के सभी के माध्यम से ये वाला जो पड़पड़गंज का एरिया है, ये लोग बहुत ही लोग ओपन माइंडेड है एंड कराएंगे। पर मैं सोचती वैक्सीन बाजार में आ जानी चाहिए, तब हम लोग। ठीक है, आप ठीक ठीक, जी। बिल्कुल ठीक जी। है। तो अभी डॉक्टर लक्ष्मी नहीं, भी मैं थी तो यहाँ चाहती पर। हूँ कि हम जी। शुरू करें ताकि लोग पूछे कब आएगी कब आएगी, जैसे ही आएंगी तो लगवा लें। एक क्या क्वेश्चन कहते हैं है डॉक्टर डॉक्टर जी? बत्रा। चाहिए कि लोग इंतजार करें कि कब आएगी, जब आएगी तो मुझे लगवानी है। वो जैसे एक राशन की क्वेश्चन लाइन है लगती डॉक्टर है ना। बत्रा। डॉक्टर लक्ष्मी को शेयर करना चाहेंगी, जी। क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मी और हमने 60 साल जी। की उम्र में ये वैक्सीनेशन लिया। क्योंकि जिसने डॉक्टर मुझको ट्रेन लक्ष्मी किया आप था अनम्यूट कीजिए। सिंगापुर में, वो लेडी, शी वाज फ्रॉम कनाडा एंड शी सेज इन कनाडा में इट इज परमिसिबल दैट अप टू 65 इयर्स यू कैन टेक। सो दैट लेडी आस्क्ड मी क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं लिया अभी तक? तो हमने कहा हमारे देश में तो ये अभी वैक्सीन आई है। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि स्क्रीनिंग इज अलाउड अप टू 65 इयर्स तक लेनी है। और जबकि गार्डसिल वालों ने टेस्ट किया है कि इसकी एफिकेसी 99% है वैक्सीन की, तो हमको 60 साल की उम्र में क्या कमी है कि हम ना लें? और क्योंकि सस्ती है तो इसको लेना चाहिए। तो मैंने, डॉक्टर लक्ष्मी वगैरह ने तो 60 साल की उम्र में ये वैक्सीन लिया। ये आपको इंसेंटिव देता है कि इसको लिया जा सकता है। नहीं तो किस उम्र से ले सकते हैं शारदा? 9 साल से। 9 साल से। अच्छा अच्छा। 9 तो साल से यदि 15 साल के बीच एडवर्टाइज में कर 2 दें, वैक्सीन होंगी और 15 साल के बाद ये 3 वैक्सीन होगी। स्टडीज नहीं, आई हैं अभी, जो स्टडीज आई हैं कि जो बाहर की वैक्सीन है वो 15 साल तक एक वैक्सीन भी पूरी है। बट क्योंकि वो इंडियन स्टडी जो वैक्सीन आई उसकी स्टडी ऐसी नहीं है, तो 15 साल तक हमारी जो वैक्सीन आई उसमें 2 लेने पड़ेंगे और 15 साल के बाद हमको 3 वैक्सीन लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, नहीं यहाँ तो पर एक ये चीज है, नहीं चीज और हम बट इट कैन गो अप टू 60 इयर्स, कि कभी भी ले सकते हैं उसके बाद। हाँ जी लक्ष्मी जी, आप इसको कभी भी ले सकते हैं। बस ये है कि इफेक्टिविटी जो 9 से 15 और 9 से 25 के बीच में हाँ, होती है, वो ज्यादा 88% हो जाएगी यहाँ पे। फिर भी 88% भी तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, that's लीना, it. आप कुछ पूछ रही थी। जी। डॉक्टर बत्रा, एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने पहले सर्विकल कैंसर की वैक्सीन ले ली है, तो क्या अब उनको ये रिपीट करने की जरूरत है जो नई वैक्सीन आई है? नहीं, एक बार, अभी तो हम एक डोज की बात कर रहे हैं, तो जिन्होंने 2 डोज या 3 डोज ले ली है उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उनको पर अगर किसी की मिस हो गई है, अभी तक तो ये था जो बाहर वाली वैक्सीन थी, कि किसी की कोई मिस हो गई है, बेटर है वही लगाए। पर नहीं पता कौन सी लगाई है, तो आप कोई भी वैक्सीन अपना कोर्स पूरा करने के लिए लगा सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं। रितु तो एक भार्गव बार ये यहाँ लगवा बैठी ली हुई जाए तो है। लाइफ टाइम के लिए ये प्रोटेक्शन मिलेगी हमें। हाँ जी, बस स्क्रीनिंग रितु, नहीं आप कुछ छोड़नी, पूछना चाहेंगी? स्क्रीनिंग नहीं बिल्कुल। बोलना छोड़नी। चाहेंगे? प्रोटेक्शन मिल रही है 16 और 18 से। जी। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने पूछा कितने स्ट्रेन्स कवर्ड हैं, तो कैंसर इसमें 4 स्ट्रेन कवर्ड है, पर 6 और 11 वो कैंसर के नहीं है। 16 और 18 कैंसर के, 6 और 11 जो वो होता है ना, वॉट बोलते हैं जिसको, उनकी cover है। जी, और अच्छा। 16 और हाँ, 18 रितु भी कुछ पूछ रही हैं शायद। रितु, हाँ जी, या आप हेलो पहले डॉक्टर। बताइए अपने बारे में, उसके बाद हाँ, आप आगे बात बढ़ाइए। अच्छा, एक्चुअली मेरे को अभी ओवेरियन कैंसर हो चुका था लास्ट ईयर, लेकिन अभी मुझे लेटेस्ट ना फिर से रिअकर हो गया है अभी। एंड दिस टाइम इट्स लाइक मेटास्टेटिक मिक्स कैंसर हो गया है, 3-4 जगह सेल्स आ गए हैं। तो ऑन मंडे आई हैड माय कीमोथेरेपी एंड आई वाज लाइक फुली रिकवर्ड, पूरा ओवेरियन कैंसर खत्म हो गया था। अभी अक्टूबर में फिर से रिअकर हो गया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपनी बेटी को भी दिलवा दी है 1 डोज, जैसा कि पहले भी डॉक्टर पूर्णिमा जी से भी बात हुई थी, ये जो शारदा जी से भी वैक्सीन है बात हुई थी। रितु जी, ये जो वैक्सीन है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की है। हाँ। ओवेरियन कैंसर का अभी हमें ऐसा कोई कॉज नहीं पता कि वो किसी वैक्सीनेशन से ठीक हो। पर ये बहुत जरूरी है कि आपको क्योंकि ओवेरियन कैंसर हुआ है, हाँ, तो हाँ। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री पीछे रिश्तेदारी में पता कीजिए कि किसी और को तो नहीं था, क्योंकि किसी को कभी कुछ नहीं था। आई एम द फर्स्ट वन, ना मेरे मम्मी साइड ना पापा साइड, कहीं किसी को कुछ नहीं था। बीच में जिसको बोलते हैं कि स्किप्ड जीन हो गया आपका, जिससे आपको हो गया।
बेटी को ऐसे खतरा नहीं है, बट शी शुड बी विजिलेंट, बिकॉज ये थोड़ा जेनेटिक ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, तो सिर्फ उसको विजिलेंट रहना है कि वो जब कितनी बड़ी है आपकी बेटी? हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? मुझे थोड़ा सा एक ये है कि मुझे दोबारा क्यों हो गया। आई मीन आई वाज परफेक्टली ऑल राइट एंड आई वाज सो एक्टिव, तो बस अब दोबारा हो गया तो थोड़ी सी टेंशन हो गई कि वाई नाउ। दोबारा भी ठीक हो जाएगा, आजकल इतनी दवाएं हैं जिसकी वजह जिसको ये दोबारा भी उसको कैच कर लेगा, क्योंकि कैंसर के बारे में हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे या नहीं, स्पेशली ओवेरियन कैंसर जो कि पेट के अंदर ग्रो करता है पेरिटोनियम से, तो कहीं वही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पड़ा रह गया जो दिखा नहीं। हाँ, वो लिवर के पीछे एक जगह पे रह गया था थोड़ा सा, लंग्स के पास, सॉरी लंग्स के पास। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे रितु, चिंता मत करो, आप बिल्कुल पहले की तरह से ठीक हो जाओगी और उसी तरह से एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करोगी, वही अच्छे से अच्छी ड्रेस पहन के और सब करके पार्टिसिपेट करोगी हर जगह, बिल्कुल ठीक हो जाओगी पहले की तरह। नहीं, आई होप सो, लेकिन अब 4 जगह सेल्स आ गए तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। देखो टेंशन से क्या है, बीमारी और बढ़ती है, तो टेंशन नहीं करनी चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई है ऑन मंडे आई हैड, अब मेरी नेक्स्ट है कीमोथेरेपी 21 को। मतलब मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ अगर कुछ? डॉक्टर प्रिकॉशंस बता दीजिए, ये बात सही है। वो ये प्रिकॉशन लेनी है कि क्योंकि आपकी कीमोथेरेपी शुरू हुई है तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो आप भीड़ भाड़ में मत जाइए, भीड़ भाड़ से आप बचिए और खाने में भी थोड़ा सादा खाना लें, क्योंकि कीमोथेरेपी आपके हर सेल को इफेक्ट करती है, आपके जीआई के सेल्स को भी इफेक्ट करेगी, तो मिर्ची वाली तली हुई चीजें आपको नहीं सूट करेंगी, तो बस थोड़ा सा आप अपने आप को बचा के रखें, लोगों के बीच में ज्यादा मत जाएं, खाना सादा खाइए, पानी खूब पीते रहिए। तो वो मैं कर रही हूँ, प्रोटीन इंटेक ज्यादा है, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल पॉजिटिव। नहीं, मैं आई एम वेरी पॉजिटिव, आई हैव माय स्ट्रांग विल पावर। We can see that you are positive, you are smiling so nicely in spite of everything. नहीं, बहुत पॉजिटिव है वैसे, बाय नेचर बहुत पॉजिटिव है रितु, इसमें कोई दो राय नहीं। और पिछला जो रितु का था, बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन साथ में हुए थे, बहुत काफी घंटे तक इनका चला था सर्जरी। हाई पैक कीमोथेरेपी हुई थी साथ में, तो इट वाज 12 आवर्स का हुआ था पूरा, एंड तब तो सब। बहुत हिम्मती लड़की है और अब भी ठीक होगी, अब भी इससे बाहर निकलेगी, हमें पता है जी। अच्छा बानू जी, आप बोलिए, आप कुछ बोलेंगी? थैंक यू डॉक्टर। बानू जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपने बताया था 16 और 18 के अगेंस्ट है जी। ओके, और अदर वो 6 और 8 की नहीं है? 6 और 11 कैंसर नहीं कॉज करते, वो वॉट होते हैं ना, मोती बन जाते हैं, वॉट बोलते हैं जिनको, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। बानू जी आप कुछ बोलेंगी? जी, मैं तो यही कहूंगी कि आप हमें और थोड़े से इस तरह के टिप्स दें कि जो आदमी, जब हम लोग स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ रहें, और उसके अंदर हम और उसके अंदर क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप तो हमें वो वाले टिप्स दीजिए। आज हमने आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया है, अगली बार हम आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, अगली वर्कशॉप ब्रेस्ट कैंसर पे होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अचला, डॉक्टर दीपा गुप्ता जी। लीना जी, डॉक्टर अचला आपने और डॉक्टर दीपा, आप दोनों ने जिस खूबसूरती से इस टॉपिक को डिटेल में, वो टेक्निकली और आम जनता को समझ में आए, उसमें भी दोनों तरीके से आपने पूरी तरह इस टॉपिक को कवर किया, हमें समझाया, उसके लिए बहुत 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 आप दोनों का धन्यवाद। और आप जब भी आती हैं हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ, तो हमें ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती ही है। आप और हम लोग इसी तरह मिलके लोगों के लिए और जानकारियां लेते आए, यही हमारी कोशिश रहती है, और आगे भी हम इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।